हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 1 के पार्ट 4 को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से चैप्टर 1 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 1 के पार्ट 1 को, पार्ट 2 को, पार्ट 3 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 4 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वे आर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। Conservatism, a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions, and customs, and preferred gradual development to quick change. कंजर्वेटिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल फिलोसॉफी है जो ट्रेडिशंस के इंपॉर्टेंस पर बल देता है, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस जैसे मोनार्की, चर्च एक्सेट्रा और कस्टम्स यानी रीति रिवाजों पर जोर देता है, और क्विक चेंज के बजाय ग्रेजुअल डेवलपमेंट यानी धीरे धीरे विकास को प्रेफर करता है। पुराने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहता है। रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। Conservatives believed that established traditional institutions of state and society, like the monarchy, the church, social hierarchies, property, and the family, should be preserved. कंजर्वेटिव्स का मानना था कि स्टेट और सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल और एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मोनार्की, चर्च एक्सेट्रा, सोसाइटी में जो हायरार्की है, फॉर एग्जांपल नोबल्स, लॉर्ड्स, क्लर्जी एक्सेट्रा, को प्रिजर्व करना चाहिए। इसके साथ ही प्रॉपर्टी और फैमिली को भी प्रिजर्व करना चाहिए। पुराने कस्टम्स को कंजर्वेटिव्स बना के रखना चाहते थे। नेपोलियन ने बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया था, जो कंजर्वेटिव्स को पसंद नहीं था, क्योंकि वे खुद अपने हाथ में पावर रखना चाहते थे। इसलिए नेपोलियन के सिस्टम को खत्म करके वे वापस पुराने कस्टम्स चाहते थे। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स एक्सेट्रा में मानने के बावजूद कंजर्वेटिव्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. उनका मानना था कि नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए थे और उन चेंजेस में जो मॉडर्नाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था, वो कुछ हद तक सही था। वो मॉडर्नाइजेशन मोनार्की जैसे इंस्टीट्यूशन को मजबूत कर सकता था। मॉडर्नाइजेशन स्टेट के पावर को ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रांग बना सकता था। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था
वो राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. एक मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी जो प्रॉपर तरीके से लोगों के बीच रहकर एडमिनिस्ट्रेशन चला सके, डायनेमिक इकोनॉमी क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, फ्यूडलिज्म और सर्वडम को एबोलिशन करके यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को मजबूत किया जा सकता है। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. 1815 में यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रिटेन, रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वे सब वियना में मिले यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। इस कांग्रेस को ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने होस्ट किया था। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. इस कांग्रेस में प्रतिनिधियों ने 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका ऑब्जेक्टिव था नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान यूरोप में जो चेंजेस आए थे उन चेंजेस को खत्म करना। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। 1815 के कांग्रेस ऑफ वियना के बाद यूरोप कुछ इस प्रकार का था। ये रहा आपका रशियन एम्पायर, इधर है आपका ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर, इधर है आपका ऑटोमन एम्पायर। आप इस मैप को स्टडी कर सकते हैं। द बर्बन डायनेस्टी, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, उसे वापस से सत्ता में लाया गया और फ्रांस ने नेपोलियन के अंडर में जिन टेरिटरीज को एनेक्स किया था उन्हें खो दिया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बों वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. फ्रांस के बाउंड्री पे बहुत सारे स्टेट सेटअप किए गए ताकि इन फ्यूचर फ्रांस फिर से एक्सपेंशन ना कर पाए। मतलब अगर फ्रांस की बाउंड्री कुछ ऐसी थी तो यहाँ पे कई सारे स्टेट सेटअप कर दिए गए ताकि फ्रांस फ्यूचर में फर्दर एक्सपेंशन ना कर पाए। फ्रांस की सीमाओं पर कई सारे राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। Thus, the kingdoms of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south. नॉर्थ में नीदरलैंड्स के किंगडम को सेटअप किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और साउथ में जेनोआ को पिडमॉन्ट में ऐड किया गया। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पिडमॉन्ट में जेनोआ को जोड़ दिया गया। Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. वेस्टर्न फ्रंटियर पे प्रशा को नए इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दिए गए और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का जो जर्मन कन्फेडरेशन सेटअप किया था उसे एज इट इज रखा गया, मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया।
In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. ईस्ट में रशिया को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, प्रशा को सैक्सोनी का पोर्शन दिया गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। इन सबके पीछे जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि नेपोलियन ने जिन मोनार्कीज को खत्म किया था उन्हें वापस लाया जाए और यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर क्रिएट किया जाए। इन सबका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली थी जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। कंजर्वेटिव regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments. 1815 में जो कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप की गई वो ऑटोक्रेटिक थी। वे क्रिटिसिज्म और डिसेंट यानी असहमति बर्दाश्त नहीं करते थे। जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाते थे उन्हें वे दबाना चाहते थे। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। मोस्ट ऑफ देम imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution. मोस्ट ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स पे सेंसरशिप लगा दिया जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़े लिबर्टी और फ्रीडम की बात करते थे। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबरल्स को कंटिन्यूअसली इंस्पायर किया क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद थोड़ी बहुत ही सही उन्होंने आजादी चखी थी, तो फिर से उन्हें गुलाम बनाना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। लिबरल नेशनलिस्ट्स ने न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर में फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो दबाया जा रहा था उस मुद्दे को उठाया। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुद्दा था प्रेस की आजादी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट्स अंडरग्राउंड। 1815 के बाद के वर्षों में रिप्रेशन के फियर में बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए क्योंकि कंजर्वेटिव्स आर्मी और पुलिस के हेल्प से लिबरल्स को पकड़ती थी, तो वे अंडरग्राउंड होने लगे। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. यूरोपियन स्टेट्स में बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगे जहां रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाता था और उनके विचार फैलाए जाते थे, क्योंकि उनका एम था कि लोगों को आजादी की वैल्यू समझाई जाए, क्योंकि किसी भी रिवॉल्यूशन को लोग ही सक्सेसफुल बनाते हैं। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and had to fight for liberty and freedom. उस समय रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब था कि वियना कांग्रेस में जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप किया गया था उसका विरोध करना और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए संघर्ष करना। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। मोस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स
as a necessary part of this struggle for freedom. बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज ने ये माना कि फ्रीडम के लिए वे जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें अगर उन्हें सक्सेस पाना है तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को खत्म करना होगा और नेशन स्टेट्स क्रिएट करने होंगे। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. Born in Genoa in 1807, he became a member of the secret society of the Carbonari. एक ऐसे ही इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जिजोपी मैज़िनी। 1807 में उनका जन्म जेनोवा में हुआ था। वे कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने। ऐसा ही वो व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जिसोपी मैज़िनी। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. जब वो 24 साल का था तब लिगुरिया में रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट करने के लिए उसका बहिष्कार कर दिया गया था। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। He subsequently founded two more underground societies, first Young Italy in Marseille and then Young Europe in Bern, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states. उसने दो और अंडरग्राउंड सोसाइटीज की स्थापना की। पहला मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप, जिसके मेंबर्स पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के एक जैसी सोच रखने वाले लोग थे जो कंजर्वेटिव ऑर्डर नहीं चाहते थे, लिबर्टी, फ्रीडम चाहते थे। तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. मजीनी का मानना था कि लोगों के लिए नेशंस ही नेचुरल है, मोनार्की नहीं। मैत्सिने का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। इसलिए इटली स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स का बना नहीं हो सकता था। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। It had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of nations. इटली में छोटे छोटे नेशंस को जोड़कर एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना होगा। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। ये इंटीग्रेशन ही इटालियन लिबर्टी का बेसिस हो सकता था। ये एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. इस मॉडल पर बेस्ड जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटीज सेटअप किए गए। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. मजीनी ने मोनार्की का विरोध किया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सपोर्ट किया, जिससे कंजर्वेटिव्स डर गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। देखिए, इसमें 1820 के क्लब ऑफ थिंकर्स का एक इमेज है। लेफ्ट साइड में इस बोर्ड पे लिखा है कि हमें कब तक सोचने दिया जाएगा और राइट साइड में इस बोर्ड पे क्लब के रूल्स हैं। फर्स्ट, इस एजुकेटेड सोसाइटी का पहला रूल है साइलेंस, मतलब किसी भी चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठानी है, सब कुछ चुपचाप सहना है। और दूसरा, अगर इस क्लब में कोई मेंबर बोलने लगे तो सभी मेंबर्स को एंट्री के टाइम पे मजल्स बांटे जाएंगे जिससे उन्हें चुप कराया जा सके, मतलब उन्हें जेल में डाल देंगे, सेंसरशिप लगा देंगे, एक्सेट्रा। इस इमेज में 1833 में बर्न में यंग यूरोप के फाउंडर जिसेपे मजीनी को दिखाया गया है। सोर्स बी, economists began to think in terms of the national economy. They talked of how the nation could develop and what economic measures could help forge this nation together. हमने पिछले लेक्चर में समझा था
कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने नेशनल सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया था। इकोनॉमिस्ट्स नेशनल इकोनॉमी के रूप में सोचने लगे थे। वे डिस्कस करते थे कि कैसे नेशन को डेवलप किया जा सकता है और क्या इकोनॉमिक मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे नेशन एक साथ आए। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। फ्रेडरिक लिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन इन जर्मनी, रोट इन 1834। जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा, द एम ऑफ द ज़ोल्वरिन इज टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू ए नेशन। ज़ोल्वरिन का एम था कि जर्मन लोगों को इकोनॉमिकली एक नेशन के रूप में बांधा जा सके। ज़ोल्वरिन एक कस्टम यूनियन था जिसे मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया था। ज़ोल्वरिन ने टैरिफ बैरियर्स को एबोलिश किया था, नंबर ऑफ करेंसीज को कम किया था। जर्मन्स को इकोनॉमिकली मिलाओ, जब वे इकोनॉमिकली मिलेंगे तो खुद ही नेशंस के रूप में ढल जाएंगे। यही सोच थी ज़ोल्वरिन के पीछे। ज़ोल्वरिन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। It will strengthen the nation materially as much by protecting its interests externally as by stimulating its internal productivity. उन्होंने कहा कि जब इकोनॉमी अच्छी होगी तो इंटरनली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एक्सटर्नली नेशन मजबूत होगा। वो राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी। It ought to awaken and raise national sentiment through a fusion of individual and provincial interests. इससे नेशनल सेंटिमेंट्स बढ़ेंगे क्योंकि इकोनॉमी अच्छी होने से इंडिविजुअल्स को भी फायदा होगा और प्रोविंस को भी। दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट में काम करेंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों को फायदा होगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो नेशन स्ट्रांग होगा। उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। The German people have realized that a free economic system is the only means to engender national feeling. जर्मन लोगों ने रियलाइज किया कि फ्री इकोनॉमिक सिस्टम ही नेशनल फीलिंग को बढ़ावा दे सकता है। जर्मन लोग ये समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 5 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।